अब एनजाइटी की बात करें तो एक फैक्टर जो सब लोग बात करते हैं विच इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कांस्टेंट एक्सपोजर क्या हमारे ब्रेन के डोपामीन को अफेक्ट करता है? रिसर्च ये भी कहती है कि एनजाइटी जेन ज़ी में काफ़ी बड़ी है, बट उसी एनजाइटी के साथ साथ हमें चीज़ देखना ज़रूरी है कि अवेयरनेस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, और उसका डायरेक्ट लिंक हम सोशल मीडिया को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक एआई जनरेटेड वर्ल्ड में फ़िलहाल हम जी रहे हैं। फिर आता है एंशियस अटैचमेंट की, वही सेम चीज़ की मुझे घबराहट हो रही है, मुझसे बात करो, दैट ओवर ऑब्सेसिव नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर किसी रिलीजियस एक्टिविटी में एंगेज्ड है कि मंदिर जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक फोकस जा रहा है, या नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फोकस आप कॉन्स्टेंटली चाह रहे हो कि फोकस रहे, और वो अटेंशन स्पैन उसी तरीके से डेवलप भी होता रहेगा। What if somebody is in the age group of 21 to 25 and they have lot of options these days, but they are still feel directionless? Psychologically, what is going on in that particular moment? तो ये वाले स्टेज को एरिक एरिक्सन ने काफ़ी अच्छे से बताया था इन आइडेंटिटी फॉर्मुलेशन एंड रोल फॉर्मेशन बेसिकली। सो यहाँ पर एक इंसान का जो कि 18 से 26 के बीच में है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। एक एडवाइस जो हर जगह दी जाती है, फॉलो योर पैशन, तो डू यू रियली बिलीव फॉलो योर पैशन एडवाइस इज हेल्पिंग यंगस्टर्स इन एनी वे? तो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं: सिक्योर अटैचमेंट, एंशियस अटैचमेंट एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट। सिक्योर में कि मान लीजिए पेरेंट्स ने अगर आपको कंसिस्टेंटली वो अफेक्शन दिया है, वो सपोर्ट दिया है, बगैर किसी ब्लेम करे हुए या किसी और प्रॉब्लम से बच्चे ने चाइल्डहुड में नहीं डील कर रहा है, तो वो एक एडल्ट रिलेशनशिप में एक सिक्योर अटैचमेंट में रहता है। जाहिर सी बात है, देयर आर स्टडीज़ विद स्टेट की एनजाइटी जेन ज़ी में काफ़ी बड़ी है, और बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी पाए जा रहे हैं। फिर आता है एंशियस अटैचमेंट की, वही सेम चीज़ की मुझे घबराहट हो रही है, मुझसे बात करो, दैट ओवर ऑब्सेसिव नेचर। What if somebody is in their 20 और वो completely stuck है या overwhelmed है या बहुत ही ज़्यादा confused है, तो साइकोलॉजिकली फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए? आजकल जेनजीज को अलग अलग लेबल से बुलाया जाता है, जैसे कि लेजी जनरेशन, ओवर सेंसिटिव जनरेशन और फोन एडिक्टेड जनरेशन। बट एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम जेनजी में है या उस एनवायरनमेंट में जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं? आज का यंग अडल्ट एक स्ट्रॉन्ग रियलिटी फेस कर रहा है, जैसे कि अनलिमिटेड ऑप्शंस, कांस्टेंट कंपैरिजन, डोपामाइन ओवरलोड, करियर प्रेशर, रिलेशनशिप कंफ्यूजन और साथ ही एक्सपेक्टेशंस की फिगर योर लाइफ आउट बाय 25। तो साइकोलॉजिकली एक्चुअली हो क्या रहा है? क्यों इतने सारे लोग अपने 20s में लॉस फील कर रहे हैं? क्यों एंजाइटी और बर्नआउट इतना कॉमन हो गया है? आज इन सारे सवालों को हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी गेस्ट एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं जो मेंटल हेल्थ, इमोशनल पैटर्न्स और स्पेशली यंग अडल्ट्स के साइकोलॉजिकल चैलेंजेस पर काम करती हैं। इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल और यंग इंडिविजुअल के साथ काम करा है, जहाँ पे एंजाइटी, करियर कंफ्यूजन, रिलेशनशिप और आइडेंटिटी स्ट्रगल इनके कॉमन थीम्स रहे हैं। तो हम इनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न जनरेशन के माइंड में आकर चल क्या रहा है। वेलकम टू द शो। सबसे पहले एक ब्रॉड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आजकल जेनजीज को लेजी, ओवर सेंसिटिव और मेंटली वीक बोला जाता है। डू यू थिंक ये जनरेशन ज़्यादा वल्नरेबल है या ओवर अवेयर है? जेन ज़ी की जो एज क्राइटेरिया है, अगर हम देखें ईयरली बॉर्न 97 से 2012 के बीच में जो लोगों की पैदाइश हुई है, उन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं। अगर हम देखें जनरेशन अल्फ़ा जो कि आफ्टर 2012 उनकी जो बर्थ हुई है वो जेन अल्फ़ा में आ रहे हैं। तो ये जो दोनों एज जो जनरेशन है
कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन पीरियड में रहे हैं, और उस ट्रांजिशन पीरियड में हम देख सकते हैं कि कई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ डेवलप ज़रूर हुए हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि एंजाइटी जेन ज़ी में काफ़ी बड़ी है, बट उसी एंजाइटी के साथ साथ हमें चीज़ देखना ज़रूरी है कि अवेयरनेस काफ़ी इंक्रीज़ हुई है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, और उसका डायरेक्ट लिंक हम सोशल मीडिया को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक AI जनरेटेड वर्ल्ड में फ़िलहाल हम जी रहे हैं। तो हमें पता है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि डायरेक्टली हम डील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपर जाएं तो एक चीज़ जो सब लोग बात करते हैं विच इज़ एंजाइटी। डू रिसर्चर्स जनरली suggest that this generation is more anxious than the previous generation? देखिए, इश्यूज़ मेंटल हेल्थ हर एक जनरेशन ने फेस करे हैं। अगर हम मिलेनियल्स का कहें या बेबी बूमर्स का कहें, ये लोग अपनी अलग अलग स्टेजेस से और चैलेंजेस से डील करते हुए आगे बढ़े हैं। एंजाइटी उन्हें भी थी, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उन्हें भी आते थे, बट कई डेटा ये भी है कि अंडर रिपोर्टेड बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग अच्छी खासी हो रही है तो हमें पता चल रहा है कि हाँ, एंजाइटी और डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। वरना पहले लोगों को ये भी नहीं समझ में आता था कि एंजाइटी या डिप्रेशन होता क्या है। आज फ़िलहाल समझ में आ रहा है कि टर्मिनोलॉजीज़ जब सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि हाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, और जो लोग एक्चुअल सफ़र कर रहे हैं। सुसाइडल रेट्स, हर एक सुसाइड का हमें पता चल रहा है, सुसाइड रेट भी काफ़ी बड़ा है फ़िलहाल की जनरेशन में, बट उसकी रिपोर्टिंग फ़िलहाल काफ़ी बड़ी है। तो इस चीज़ को भी हमें मान के चलना चाहिए। अब एंजाइटी की बात करें तो एक फैक्टर जो सब लोग बात करते हैं विच इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कांस्टेंट एक्सपोजर क्या हमारे ब्रेन के डोपामीन को अफेक्ट करता है, और क्या हम ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं विद द राइट हैबिट? डोपामीन बेसिकली हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें प्लेजर देता है। हमारे ब्रेन को हम प्लेजर सीकिंग बिहेवियर एक्टिवेट करता है। वो प्लेजर सीकिंग कुछ भी हो सकता है हमारे लिए। किसी के लिए कोई एक एडिक्शन हो जो उन्हें एक डोपामीन हिट देता है, या किसी के लिए कुछ अच्छा खाना हो कि मैंने आज बिरयानी खाई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो दिस इज़ प्लेजर सीकिंग। सोशल मीडिया जब से हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल हुआ है तो हर एक नोटिफिकेशन भी एक डोपामीन हिट दे रहा है कि किसी के मैसेज का हम वेट कर रहे हैं और वो मैसेज आ गया तो यस नाउ वी हैव टू रिप्लाई, या हमने अभी कोई रील पोस्ट करी जिसमें हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, नाउ वी हैव टू जस्ट कॉन्स्टेंटली सी कि किसी ने लाइक करा या किसी ने कमेंट करा, तो दैट रश इज़ डायरेक्टली लिंकिंग to the dopamine and now the brain is getting rewired according to it. But जो आपका next question था कि क्या हम इसे रीशेप कर सकते हैं, तो यस, ब्रेन डैमेज नहीं होता इससे। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी एक कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा होता है, जहाँ पर जो हम जिस तरीके से अब हम अपने ब्रेन को एक्सपोज करेंगे, ब्रेन उसी तरीके से वो शेप लेगा। तो अगर हमारे बिहेवियर पैटर्न में कांस्टेंट स्क्रॉलिंग आ रहा है या कांस्टेंट रील वॉचिंग आ रहा है, या हमें लग रहा है कि हम एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया के, तो जाहिर सी बात है कि हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं अपने बिहेवियर में चेंजेस लाकर। क्या ओवर स्टिमुलेशन की वजह से पेशेंस और रेजिलियंस भी कम हो रहा है इन दिस जनरेशन? पेशेंस अगर हम एसोसिएट कर रहे हैं हमारी सोशल मीडिया की हैबिट से, तो जाहिर सी बात है कि अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो रहा है। रिसर्चर्स ये भी कहती हैं कि जहाँ पर एक 12 सेकंड का अटेंशन स्पैन होता था वो आज 8 सेकंड का भी नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं कि जाहिर सी बात है अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, लेकिन रेजिलियंस एक अलग ही टॉपिक है जहाँ पर हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और सोशल मीडिया एक्सपोजर हमें रेजिलिएंट उस हद तक बना रहा है कि हम अपने चैलेंजेस फेस कितने कर पा रहे हैं। क्या हम एक्सपोज्ड हैं कि कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में बुरी हो रही है तो हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, हमें कितनी हम में पेशेंस है कि हम कोई एक बुरे वक्त से कितने आसानी से या कैसे हम झेल पा रहे हैं।
सो दैट इज़ बेसिकली रेजिलियंस. बट हाँ, अब जब हम देख रहे हैं कि जेन जी या जेन अल्फ़ा जिस तरीके से सोशल मीडिया से एक्सपोज्ड है और कांस्टेंट एक सिर्फ डिजिटल इंटरेक्शन है, जहाँ पर इन पर्सन सोशल इंटरेक्शन कम होता जा रहा है. इन पर्सन हम अगर कोई स्पोर्ट्स में भी हम देखें तो बच्चे अगर कम जा रहे हैं तो लोग पेरेंट्स बोलते हैं कि जाओ भेजो जाके खेलो, क्योंकि एक्सपोजर डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत कम होता जा रहा है बच्चों का. तो ऑफ कोर्स अटेंशन स्पैन अफेक्ट कर रहा है कि हमें किताब पढ़ने में भी वक्त लग रहा है, बट स्टिल रेजिलियंस उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि उनके इन्वायरमेंट में कैसे फैक्टर्स हैं जो कि उनकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट कर रहे हैं और वो कैसे डील कर पा रहे हैं उन चैलेंजेस से. ओके, व्हाट इफ अगर पेरेंट्स उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ा दें, डू यू रियली बिलीव दिस विल हेल्प? एक तरीके से, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इनग्रेंड हो गई है हमारे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में, तो अगर हम बोलें कि बढ़ा दें, अगर एक्टिविटीज़ बढ़ा दें तो बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में फ़िज़िकली एक्टिव होना भी बच्चों का ज़रूरी है, उसी के साथ साथ बाकी और चीज़ें भी बैलेंस होना ज़रूरी है. बट अगर हम ये बोलें कि फ़ोन तो ख़राब है, बच्चों को यूज़ ही नहीं करने देना है, तो इसमें हम ये नहीं देख सकते कि बच्चों को बिल्कुल रोक दें तो बच्चे फ़ोन यूज़ करेंगे ही नहीं. बट एक बैलेंस्ड अप्रोच ज़रूरी है कि जहाँ पर आपका जितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं स्क्रीन टाइम उतना अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम हो, उसी के साथ साथ हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हो कि हमारे मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप हो रही हैं, कि हमारी लर्निंग बढ़ रही है, हम फोकस कर पा रहे हैं, हम रियल लाइफ चैलेंजेस से भी डील कर रहे हैं. क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे अपने आप को खुद दूर कर लेते हैं, घबरा जाते हैं कि हम कैसे डील करेंगे. तो रियल लाइफ चैलेंजेस किस तरीके से वो एक्सपोज्ड हो रहे हैं बच्चे, और पेरेंट्स भी कितना उन्हें एक्सपोज होने दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. ओके, तो जो बच्चे फिजिकली फिट हैं या लेट्स से वो डेली आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, उनका क्या अटेंशन स्पैन भी बड़ा होता है? उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर जाहिर सी बात है काफ़ी असर पड़ता है, उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, अटेंशन स्पैन भी डेवलप होता है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आउटडोर एक्टिविटी करें तो ही अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ होगा. अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फोकस करके एटलीस्ट अगर हम 20 मिनट तक भी एक चीज़ पढ़ पा रहे हैं तो वो चीज़ हमारे अटेंशन स्पैन को डेवलप कर रही है. हम मेडिटेशन कर पा रहे हैं, वो चीज़ भी हमारे अटेंशन स्पैन को डेवलप कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर किसी रिलीजियस एक्टिविटी में एंगेज्ड है कि मंदिर जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक फोकस जा रहा है, या नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फोकस आप कॉन्स्टेंटली चाह रहे हो कि फोकस रहे, और वो अटेंशन स्पैन उसी तरीके से डेवलप भी होता रहेगा. What if somebody is in the age group of 21 to 25 and they have lot of options these days, but they are still feel directionless? Psychologically, what is going on in that particular moment? तो ये वाले स्टेज को एरिक एरिक्सन ने काफ़ी अच्छे से बताया था इन आइडेंटिटी फॉर्मुलेशन एंड रोल फॉर्मेशन बेसिकली. सो यहाँ पर एक इंसान का जो कि 18 से 26 के बीच में है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, जहाँ पर उसका करियर भी एक्सप्लोर कर रहा होता है. वो ये भी देख रहा होता है कि उसकी फैमिली या रिलेशनशिप्स कैसे चल रही हैं, और मेजर उसका पॉइंट आता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, या मेरा पर्पस क्या है. ये सारे पूरे के पूरे क्वेश्चन से वो इंसान जूझ रहा होता है, उसी में वो फिगर आउट कर रहा होता है अपनी पूरी लाइफ. मुझे किस करियर में जाना है, मुझे किन दोस्तों के साथ रहना है, मुझे रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करने हैं, मैं और स्किल्स कौन सी ज़रूरी हैं, ग्लोबली क्या चल रहा है, मेरे फ्यूचर पे उस ग्लोबल इश्यूज़ का क्या अफेक्ट रहेगा. हर एक तरीके के कन्फ्यूजन में है. और ये स्टेज में होना कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लमैटिक स्टेज है. ये स्टेज है ही फिगर आउट करने के लिए, जहाँ पर इंसान अपने आप को समझ रहा होता है. और उसी तरीके से, क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इस जनरेशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
जहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि आपको जो भी फील्ड चूज़ करना हो आप कर सकते हो। पहले लिमिटेड ऑप्शंस रहते थे, पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा तुम या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, या आप रह देकर आप कॉमर्स की फील्ड में चले जाओगे या टीचिंग में चले जाओगे। नाउ देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। पेरेंट्स भी सपोर्टिव रहते हैं कि हाँ ठीक है तुम फिगर आउट करो, हम सपोर्ट कर रहे हैं। उसी आइडेंटिटी में आप समझने के लिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अनसपोर्टिव भी रहते हैं। कई लोगों के फाइनेंशियल बैरियर्स भी रहते हैं कि उनके पास कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उन्हें किस हद में अपना करियर करना है, या वो कहाँ जा सकते हैं। हर एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक यूथ को जो कि उस फेज़ ऑफ लाइफ में है कंफ्यूज कर रहा है। बट यही बात आती है, कंसेप्ट है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि मुझे कौन सी ऐसी चॉइस है जो कि मेरे लिए सूटेबल रहोगे। और जब तक आप वो चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो एक्सपेरिमेंट उस लिहाज से करते रहना चाहिए, वो काफ़ी बेहतर रहेगा। फिर एक एडवाइस जो हर जगह दी जाती है, फॉलो योर पैशन। तो डू यू रियली बिलीव फॉलो योर पैशन एडवाइस इज हेल्पिंग यंगस्टर्स इन एनी वे? पैशन इंसान अब किस चीज़ को बोलता है, जिसमें वो जो चीज़ करना उसे पसंद है। फॉर एग्जांपल किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है। हाँ, सबके अपने अपने तरीके के इंटरेस्ट रहते हैं। बट अगर आपको उन इंटरेस्ट को एज अ करियर चॉइस डेवलप करना है तो उसमें जो फोकस रहेगा वो चीज़ आपके पैशन फॉर्मुलेट कर सकती है। लेकिन अगर हम सोचें, क्योंकि आजकल हम ये भी देखते हैं कि एक चीज़ करी, मज़ा नहीं आ रहा, मैं इसमें अच्छा नहीं कर पा रहा, नेक्स्ट, और फिर हम सोचते हैं कि पैशन एक दिन अचानक से डेवलप होगा और आप उसमें बेस्ट हो जाओगे। नो, इट्स डेवलप्ड। अभी आप ये पॉडकास्ट सीरीज़ कर रहे हैं, यू आर लर्निंग एवरी डे कि मुझे कहाँ पे बेहतर करना है, मुझे कहाँ पे किस तरीके से मैं एडिटिंग कैसे बेहतर कर सकता हूँ, बाकी और सारी चीज़ें। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होंगी उसी तरीके से वो आपका पैशन बनता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा मैं ये कर लूँ और वो चीज़ हो gई और आप उसमें बेस्ट हो गए। नो, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड इट टेक्स कॉम्पिटेंस कि आप ये कर भी पा रहे हो, आपकी स्किल में है भी या नहीं। क्योंकि ज़रूरी कई लोग सोचते हैं कि आर्ट, हम कोई भी आर्ट को करें, उठाएं, परफॉर्मेटिव आर्ट हो या किसी भी तरीके का आर्ट बेसिकली हो, मुझे मज़ा आ रहा है और यही मैं करूँगा। बट उसको करियर बनाने में, उसे मोनेटाइज करने में उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो कई बार अगर आपको लग रहा है आपकी कला आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसे उस तक ही रखें। मोनेटाइज करने के लिए दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। जैसे आपको जिस भी तरीके का इंटरेस्ट आ रहा है, जिस भी करियर पाथ में आप उसमें मेहनत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस हुआ, हम देखते हैं ये जनरेशन में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बहुत डेवलप हो रही हैं। लोग चाहते हैं अपना कुछ फॉर्मुलेट करना, अपना स्टार्टअप करना, और एक्चुअली हुए भी हैं यंगस्टर्स ने बहुत अच्छे स्टार्टअप बनाए हैं और ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हर दिन उनकी मेहनत जा रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई इंटरेस्ट है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें कॉम्पिटेंस अचीव करना पड़ेगा। बगैर ये सारी चीज़ें कर रहे हुए हम सोचें कि हम परफेक्ट हो जाएं तो वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कोई नया डिस्ट्रैक्शन अगर आता है तो उससे कैसे बचा जाए? लाइक फॉर इंस्टेंस, एक इंसान है, एक चीज़ डिसाइड हो गई है कि मुझे ये करना है, और अब वो करने के बीच में एक कोई नया डिस्ट्रैक्शन बार बार आ रहा है, तो अब उसको जब 100% फोकस करना है तो वो पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचेगा? देखिए, डिस्ट्रैक्शंस हमारे कांस्टेंट आते रहेंगे हमारे, चाहे वो फ़ोन से आएंगे, सोशल मीडिया से आएंगे, किसी फैमिली मेम्बर ने हमें काम दे दिया, वो सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, या कुछ भी कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं। आपको ये प्रायोरिटाइज़ करना खुद से ज़रूरी है कि आपके लिए उस वक्त क्या फोकस में करना है, आपको किस तरीके से अपने आप को सेफगार्ड करते हुए चलना है बेसिकली। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए क्या ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी में है, या अगर ये डिले हो सकती है, अगर ये चीज़ मैं बाद में कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपके आपके ऊपर है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से खुद से सेफगार्ड कर पा रहे हैं।
चलिए अब थोड़ा रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से समझते हैं. व्हाट डू यू थिंक मॉडर्न रिलेशनशिप्स आर गेटिंग अनस्टेबल दीज डेज? क्या डेटिंग कल्चर इमोशनल सिक्योरिटी अफेक्ट करता है? अभी अगर हम देखें तो मॉडर्न रिलेशनशिप्स और मॉडर्न डेटिंग पैटर्न्स में लोगों के पास बहुत ऑप्शन हैं, और वो ऑप्शंस ऐसे नहीं हैं कि एक्चुअल हैं, वो हम परसीव कर रहे हैं. डेटिंग एप्लीकेशंस हैं या सोशल मीडिया हैं, हमें लग रहा है कि ये भी एक पोटेंशियल ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है. तो वहीं पर एक पैराडॉक्स ऑफ चॉइस फिर से आती है कि व्हेन देयर आर टू मेनी ऑप्शंस, तो एक जगह फोकस होना बहुत मुश्किल होता है, और देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन कि ये ज़्यादा बेहतर है या ये बेहतर नहीं है. तो जो एक पहले जो एक फोकस रहता था, जो अब हम लोग बोलते हैं कि पहले की रिलेशनशिप्स कैसे चल पाती थी, तो पहले ये भी था कि फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी पार्टनर्स की एक दूसरे पर रहती थी, किसी एक पार्टनर की किसी और पर, या छोड़ने का कोई चॉइस नहीं रहता था. लेकिन उसी के साथ साथ पहले लोग रिलेशनशिप रिपेयर ज़रूर करते थे कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं उसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ और वो मेरा पार्टनर सुन रहा है, या एंड इट गोज वाइस वर्सा. पहले के रिलेशनशिप में पहले ये होता था, लोग अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सबके ही डाइवोर्सेस हो रहे हैं या सबके रिलेशनशिप खराब हैं. पीपल आर वर्किंग ऑन बेटरिंग देमसेल्व्स इन अ रिलेशनशिप, बट पहले ऑप्शंस भी लिमिटेड रहते थे, और जो मेजर एक फैक्टर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पार्टनर्स के ऊपर रहती थी. बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस भी बहुत कम थी कि राइट्स क्या थी, राइट्स क्या होते हैं हर एक इंसान के लिए. वो चीज़ अभी समझ में आ रहा है कि हाँ, आई हैव द ऑप्शन टू लीव, आई हैव द ऑप्शन टू गेट अ डाइवोर्स और वट एवर आई कैन डू. और रिलेशनशिप में रहने से पहले ही जो आप देखते होंगे आजकल जो टर्म्स चलते हैं, घोस्टिंग बहुत हो रही है, और अलग अलग बेंचिंग है, एंड देयर आर काउंटलेस टर्म्स जो कि मुझे भी नहीं समझ में आती. बट उससे मुझे समझ में आ रहा है कि पहले एक चीज़ होती थी मैरिज रिलेशनशिप, दैट्स इट. अब वो रिलेशनशिप का वर्ड बचा ही नहीं है, वो रह गया है कि आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है भी या नहीं है. देयर इज समवन आउट देयर बेटर फॉर मी, देयर इज समवन हु कैन गिव एवरीथिंग टू मी. या मुझे अपने फ्लॉस करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले में प्रॉब्लम है. तो इस जनरेशन में ये भी है क्या कि वो सामने वाले को ज़्यादा ब्लेम करता है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप? दोनों तरीके से चलता है कि ब्लेम करते भी हैं, क्योंकि एक और चीज़ आप फैक्टर में लीजिए कि सोशल मीडिया अगर हम देखें, कई बार हमारी रिलेशनशिप हमारा सोशल मीडिया ही डिक्टेट कर रहा होता है कि अब मैं अगर किसी बुरे मूड में हूँ तो मुझे बिल्कुल एक एंटी मैन वाला एल्गोरिदम शो होने लगेगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि सारे आदमी ऐसे हैं. ठीक है. एंड आई डोंट नो व्हाट गोज़ द अदर वे राउंड, बट यही होता है कि सारी औरतें ऐसी हैं. तो एक जो परसीव्ड बन जाता है कि परसेप्शन कि मैं तो सही हूँ, सामने वाले में प्रॉब्लम है, जिसमें इतने रेड फ्लैग्स हैं और इसमें इतने ग्रीन फ्लैग्स हैं. तो रिलेशनशिप सिर्फ फ्लैग्स के ही थ्रू काउंट हो रहा है. ओके. बट ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी में रेड फ्लैग्स हों तो उसका रिलेशनशिप, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि रेड फ्लैग्स हों तो वो रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकता या वो रिलेशनशिप के काबिल ही नहीं है. रिलेशनशिप इज़ बिल्ड ऑन वर्किंग टुगेदर as a couple and repairing whatever issues come your way. बट उसको सस्टेन करने के लिए फ़िलहाल बहुत कम, क्योंकि ऑप्शंस दिख रहे हैं कि हमारे पास हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसके साथ रहें. मे बी देयर इज समवन आउट देयर बेटर. बट इस थिंकिंग को कैसे हम चेंज कर सकते हैं इन अ मैनर कि हम किसी के साथ अगर हैं तो हम उसके रेड फ्लैग्स ना देखते हुए कोशिश करें कि हम साथ रहें? पहली चीज़ तो समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ आपको रेड फ्लैग लग रही है, यानी कि कोई पार्टनर में आपके कोई ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको सही नहीं लग रहे, तो आप कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप कितना उन चीज़ों पे वर्क कर पा रहे हो. कोई इंसान 100% अच्छा 100% बुरा नहीं होता. एवरीवन इज़ अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड, ग्रे शेड्स सब में हैं. बट हम कितना मिलकर, साथ मिलकर रिपेयर कर पा रहे हैं और हम कितना साथ रहना चाहते हैं, दैट कमिटमेंट.
कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पार्टनर को उस चीज़ से हर्ट ना हो, या मैं अपनी बाउंड्रीज सामने वाले इंसान को बता सकूं। और इस चीज़ को मैं और एक्नॉलेज करूंगी कि पहले लोग कपल्स काउंसलिंग का सोचते भी नहीं थे कि क्या होता है, प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या होता है, मैरिटल काउंसलिंग क्या होता है, या इवन अगर बच्चे की पैदाइश हुई है तो पोस्ट नेटल काउंसलिंग क्या होता है। अब ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि समझ में आ रहे हैं कि हाँ ज़रूरी है, अगर रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पा रही तो वी एज अ कपल कैन ऑल्सो सीक काउंसलिंग। और वो काउंसलिंग तक जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काउंसलिंग एक अभी भी स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में कि कोई तीसरा इंसान कौन होता है जो कि हमारी रिलेशनशिप को ठीक करे, बट that तीसरा इंसान can help navigate your relationship issues better so that you both can work together properly as a couple. From the wide angle. From a wide angle. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोग नोटिस करते हैं, when relationships are getting serious, one of the members usually withdraw emotionally. ऐसा क्यों हो जाता है? कई बार हम देखते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स की जो इसमें बात आती है। विड्रॉल किसी भी तरीके का हो सकता है, बट अटैचमेंट स्टाइल्स हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 3 तरीके के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं। एक होता है सिक्योर अटैचमेंट, एक है एंशियस अटैचमेंट, एंड द थर्ड इज़ अवॉइडेंट अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट पैटर्न्स का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये हमारे चाइल्डहुड पे डिपेंड काफ़ी करता है। हमारे पेरेंट्स, केयर गिवर्स ने हमें जिस तरीके की सिक्योरिटी इमोशनल दी है कंसिस्टेंटली, rather than blaming things on the child, on different things, वो environment किस तरीके का रिलेशनशिप का बचपने से दिया है सामने, उसी तरीके से डिपेंड करेंगी हमारी एडल्ट रिलेशनशिप। यहाँ पर एक कंसेप्ट काफ़ी डिस्कस होता है विच इज़ अटैचमेंट स्टाइल। अटैचमेंट स्टाइल को सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ पाएंगे? अटैचमेंट स्टाइल बेसिकली जैसे एक पार्टनर है, एक आप देखते होंगे 2 लोगों में या एक कपल में कि एक होता है जो कि जैसे चाहिए रहता है, एक एंजाइटी रहती है कि मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, मुझसे मेरा रिप्लाई क्यों लेट किया, या ओवरथिंक करना मैसेजेस का, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो एक वो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में आ रहा है। दैट पर्सन इज डिपिक्टिंग एंशियस अटैचमेंट स्टाइल कि पार्टनर अटैचमेंट स्टाइल बेसिकली हमारे चाइल्डहुड से ही फॉर्मुलेट होते हैं। हमारे पेरेंट्स ने जिस तरीके का हमें कंसिस्टेंटली अफेक्शन दिया है या नहीं दिया है, या हमारी बात कितनी सुनी या हमारे केयर गिवर्स ने नहीं सुनी, वो सिंस चाइल्डहुड वो चीज़ डेवलप हो रही होती है, और वो चीज़ आप इतनी जल्दी नहीं बदल सकते क्योंकि फिर वो आपको एडल्ट रिलेशनशिप में शो होगी। तो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, सिक्योर अटैचमेंट, एंशियस अटैचमेंट एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट। सिक्योर में कि मान लीजिए पेरेंट्स ने अगर आपको कंसिस्टेंटली वो अफेक्शन दिया है, वो सपोर्ट दिया है, बगैर किसी ब्लेम करे हुए या किसी और प्रॉब्लम से बच्चे ने चाइल्डहुड में नहीं डील कर रहा है, तो वो एक एडल्ट रिलेशनशिप में एक सिक्योर अटैचमेंट में रहता है, जहाँ पर उस अपने पार्टनर पे भरोसा कर सकता है, जहाँ पे अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकता है अपनी नीड्स को, इंटीमेसी से पीछे नहीं हटता कि हाँ ठीक है इंटीमेसी से, क्योंकि कई लोग घबराते भी हैं अपने इंटीमेट रिलेशनशिप में रहने से। फिर आता है एंशियस अटैचमेंट की वही सेम चीज़ की मुझे घबराहट हो रही है, मुझसे बात करो, दैट ओवर ऑब्सेसिव नेचर, एक एंजाइटी है कि इसने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं आया, अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं आया, क्योंकि फुलफिलमेंट पार्टनर की नीड्स पे ही डिपेंड हो रहा है। मुझे ये इंसान देगा उतना अफेक्शन तो मैं खुश हूँ, वरना मैं कॉन्स्टेंटली परेशान हूँ। फिर आता है अवॉइडेंट, जहाँ पर पार्टनर वल्नरेबिलिटी से दूर होने के लिए डिस्टेंस पर चला जाता है, यानी कि विड्रॉ करने लगता है, बिकॉज द रिलेशनशिप फील्स टू इंटेंस, टू हैवी, और वो इमोशंस को देख नहीं सकता, डील नहीं कर सकता। तो ऐसा लगता है कि मैं दूर हो जाऊं तो मैं वही, क्योंकि ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा होता है, कोपिंग उस इंसान की विड्रॉ होने पर डिपेंड हो रही है, क्योंकि अगर वो अपने आप को इमोशन से एक्सपोज है तो वो अपने अंदर वल्नरेबल फील कर रहा है, जो कि उसके लिए उसके दिमाग में अनसेफ है। तो अटैचमेंट स्टाइल्स बहुत तरीके के होते हैं, हर एक इंसान का अपना रहता है।
इसका मतलब ये नहीं कि सिक्योर अटैचमेंट बहुत अच्छा है, वैसा होना चाहिए। आइडियलिस्टिकली आप कह सकते हैं, बट अगर आपका नहीं है, एंशियस हो या आप अवॉइडेंट हो, तो यू कैन स्टिल फिगर आउट विद योर पार्टनर अबाउट योर नीड्स, यू कैन स्टिल टॉक ओपनली विद देम। या अगर नहीं हो पा रही, कई बार लोग बोलते हैं कि ये दिस रिलेशनशिप इज़ बियॉन्ड रिपेयर, और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको रिलेशनशिप में वर्कआउट करना है, तो सीक थेरेपी, सीक काउंसलिंग एज कपल्स। अब थोड़ा वर्क और प्रोडक्टिविटी की तरफ चलते हैं। Do you think hustle culture is actually healthy? Because people are driven by comparison and insecurity in the name of ambition. पहली चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि एम्बिशियस होना अनहेल्दी नहीं है। एम्बिशियस होना चाहिए, आपका एक एम्बिशन है, आप अपनी ज़िंदगी में वर्क कर रहे हैं, बट उसी के साथ साथ आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हैंडल कर रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कॉन्स्टेंटली काम करते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए फुलफिलिंग रहेगी, लेकिन क्या वो फुलफिलमेंट आपके काम से है या आपके कोई और फैक्टर्स हैं जो कि आप अवॉइड कर रहे हैं। तो जैसे कि मॉडर्न वर्क कल्चर में लोग बोलते हैं कि रेस्ट इज़ इक्वल्स टू लेजीनेस, बल्कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हो। आपकी सेल्फ वर्थ अगर उससे जुड़ रही है तो ऑफ कोर्स वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रही है। और अभी हम देखेंगे कि इनफैक्ट WHO ने भी बर्नआउट को बताया है कि ये अफेक्ट कर रहा है लोगों की ज़िंदगी में। बर्नआउट अपने जो कॉन्स्टेंटली काम करने के कल्चर पे ही डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो कैसे सर्वाइवल होगा, और उसी में ही फोकस है। लेकिन काम के साथ साथ मीनिंगफुल आपकी रिलेशनशिप्स डेवलप्ड हैं लोगों के साथ, आपको क्या एक वेल बैलेंस्ड रेस्ट मिल रहा है, आपकी नींद पूरी हो रही है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको कांस्टेंट काम होता ना आप एक बैलेंस लाइफ जीने में। लेकिन आप जैसे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सोशल मीडिया कंपेयर कर रहा है, हम देखते हैं कि 21-22 ईयर ओल्ड बहुत लैक्स कमा रहे हैं, एंड देन पीपल फील वर्थलेस विद इन themselves कि मैं तो नहीं कर पा रहा, ये कैसे कर रहा है। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सोशल मीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी भी उसी तरीके से वर्क करेगी। योर लाइफ हैज़ अ डिफरेंट पैटर्न, इट इज़ इन अ डिफरेंट फेज, योर लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपकी अपनी एक यूनिक ज़िंदगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और अगर मैं नहीं कर रहा तो मतलब मैं तो बहुत बुरा हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ बहुत डाउन है। तो ये कंपैरिजन खुद समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया तो सेट कर रहा है, आपको कितना देर लेना है उसमें से। Why do young professionals feel guilty while taking rest? क्या प्रोडक्टिविटी ऑब्सेशन, ट्रॉमा या एंजाइटी रिस्पॉन्स हो सकता है? कुछ केसेस में हाँ हो सकता है ट्रॉमा रिस्पॉन्स, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि मान लीजिए अगर चाइल्डहुड पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रही हैं कि तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे तो मैं तुम्हें प्यार दूंगा, तुम्हें गिफ्ट्स दूंगा, मैं तुम्हें अफेक्शन दूंगा, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अगर वो चीज़ बचपने से डेवलप हो रही है तो एज एडल्ट हमें लगता है कि अगर हम काम करेंगे तो ही हमें फुलफिलिंग फील होगा, अगर हम प्रोडक्टिव रहेंगे तो ही हमारी सेल्फ वर्थ उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। ज़रूरी नहीं है, कई बार ओवर वर्किंग या एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव होना या ओवर वर्क करना एक कोपिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, जो कि आप अपनी रियल लाइफ सिनेरियोज को अवॉइड कर रहे हो। कि मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, कोई इशू आ रहे हैं आपके सराउंडिंग में, तो यू आर कम्प्लीटली फोकसिंग योर सेल्फ इन वर्क कि आई डोंट वांट टू डील विद दोज थिंग्स, मैं सिर्फ अपना काम देखूं एंड दैट्स इट। कई बार ये रहता है कि मेरी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो एटलीस्ट एक चीज़ है मेरी ज़िंदगी में जो मेरे हाथ में है। ये नहीं है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि बाकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ें भी देखना ज़रूरी हैं, उन चीज़ पर भी फोकस करना ज़रूरी है। बट क्योंकि वो अनस्टेबल हैं तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग इन माई लाइफ जहाँ पे मेरा फोकस है। सो देन मे बी आई कैन बी ओवर प्रोडक्टिव एंड आई कैन जस्टिफाई दिस थिंग इन माई माइंड। और ये भी तो हो सकता है कि कोई चीज़ सही नहीं चलेगी तो उस वजह से अब
काम में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई हैं? आती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ ज़रूरी है। हमारे रिलेशनशिप्स भी ज़रूरी है, हमारे पेरेंट्स या हमारे पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप, हमारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप, हमारे करियर पे फोकस, हमारी खुद की, हमारे अपने आप के साथ रिलेशनशिप जहाँ पर हम अपनी वेलबींग पर ध्यान दे रहे हैं, या हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमारी हाइजीन, हमारा खाना, हमारा स्लीप, एवरीथिंग हैज़ एन इक्वल बैलेंस इन आवर लाइफ। ऊपर नीचे होता रहता है, बट अगर हम बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें तो जाहिर सी बात है दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो। मुझे लगता है कि अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी समझने की ज़रूरत है। इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर में एकेडमिक और करियर प्रेशर का सेल्फ वर्थ और एंजाइटी पे लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? अगर हम इंडियन हाउस होल्ड इंडियन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो एजुकेशन, मार्क्स, एक हाई परफॉर्मिंग चाइल्ड, एक ऑनर की बात होती है फैमिलीज़ के लिए कि अगर हमारे बच्चे के हाई मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत इज़्ज़त देगी ये चीज़ हमें। और कई बार वो चीज़ इन्नेट कर देते हैं बच्चे में कि तुम पढ़ाई अच्छे करोगे तो तुम्हें नौकरी अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी तो तुम्हें एक अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो जब ये चीज़ इंटरनलाइज हो जाती है एक इंसान में, तो कई बार वो एक हाई कॉम्पिटेंट हो जाता है कि अब अगर मैं अचीव ये नहीं करूँगा या इसी तरीके के मैं कंपटीशन में रहूँगा तो वो सेल्फ वर्थ मेरी उसी लिहाज से एसोसिएट होगी कि अगर मैंने अच्छा नहीं करा तो इंटरनली फिर वो चीज़ आप अपने आप को फेलियर समझने लगते हो कि शायद मुझ में कोई कमी है। सेल्फ वर्थ उसी लिहाज से बहुत डाउन होने लगती है। लोग फिर परफेक्शनिज्म की तरफ रुझान कर लेते हैं कि मैं करूँगा तो एकदम हर चीज़ परफेक्टली करूँगा, मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मेरा ये सारे टास्क इसी तरीके से कंप्लीट होने चाहिए, अगर नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा या मेरी सेल्फ वर्थ डाउन होगी। तो इसके लॉन्ग टर्म यही है कि कल को कोई चैलेंजेस आएंगे तो इमोशंस रेगुलेट करने में उस इंसान के लिए प्रॉब्लम होगी। कि जो एक रेजिलियंस की हमने बात करी थी शुरुआत में कि रेजिलियंस वही चीज़ होती है कि लाइफ की अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियोस को आप कैसे डील कर पा रहे हो। यहीं पर अगर हमारी सेल्फ वर्थ एसोसिएटेड रहेगी हाई परफॉर्मेंस से कि मैं बेस्ट करूं, मैंने अगर यूपीएससी क्लियर कर लिया तो मैं बहुत अच्छा मेरी लाइफ रहेगी, या मैंने कोई और बड़ा एग्ज़ामिनेशन क्लियर करा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जो एक फुलफिलमेंट है, जो हमारा बैलेंस है, हमारी ज़िंदगी बैलेंस कर रहा है, वो हर एक चीज़ अफेक्ट हो रही है और उसी के साथ साथ हम अंदरूनी अपने आप में बुरा फील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए? पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं, जहाँ पे वो चाहते तो हैं कि बच्चा अच्छा करे बट वो हर एक तरीके से फोकस रहेंगे कि तुम ये करो, तुम वो करो। वो एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं सपोर्ट का विद कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस कि जहाँ बच्चा खुद से फिगर आउट करे, चाहे वो फेलियर्स हों या कोई भी चैलेंजेस हो, वहाँ पर पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, फेल तो नहीं हो सकता ये अगर क्योंकि पेरेंट्स अपनी वर्ड से एसोसिएट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा तो मुझे भी सोसाइटी अच्छा शायद कुछ करेगी। तो डू यू बिलीव इंडियन पेरेंट्स स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखते हैं अपने बच्चों से? जी, क्योंकि देयर इज़ इनेट कंपैरिजन हमेशा से रहा है कि उसके बेटे ने अच्छा करा या इसकी बेटी ने अच्छा करा तो मेरा बच्चा भी अच्छा करना चाहिए। तब कि वो बच्चा एक इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी फिगर आउट कर रहा है, उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स की बताई हुई फील्ड चुने तो ही वो अच्छा करेगा, वो अब खुद से क्या करना चाह रहा है। तो एक जो ऑटोनॉमी पेरेंट्स जो नहीं दे पाते, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपने आप फिगर आउट करे, और अपने आप फिगर आउट करेगा तो वो बच्चा फेलियर से भी डील करेगा, चैलेंजेस से भी डील करेगा, जहाँ पर उसका रेजिलियंस बढ़ेगा कि कल को वापस से वही चैलेंजेस आते हैं उसकी ज़िंदगी में तो दैट पर्सन बिकम्स अ इमोशनली रेगुलेटेड इंसान, अपने इमोशंस को डील कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फेलियर्स तो होते रहते हैं, कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ प्रॉब्लम में आ गई किसी दूसरे तरीके से हम फिगर आउट कर लेंगे। कोई फेलियर होता है तो पेरेंट्स को उस टाइम पे कैसे बिहेव करना चाहिए?
बेसिकली हम देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे कैसे कम मार्क्स आ सकते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं जब काउंसलिंग कर रही थी, एक एडोलेसेंट काउंसलिंग कर रही थी टेलीफोनिकली, तो कई बार बच्चों के एग्ज़ाम्स के टाइम पर, बोर्ड्स के टाइम पर आते थे कि मैडम हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, और उनके लिए इमीडिएट रिएक्शन होता है कि मैं तो मर जाऊंगा या तो मैं तो भाग जाऊंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स फिर मेरा बुरा हाल करेंगे। वो फियर सोसाइटी से ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर रहता है। और ये आप देखना ज़रूरी है पेरेंट्स को कि बच्चे जो एक एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं, 10 to 19, 20 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड, ये ट्रांजिशन से जा रहे होते हैं, दे आर बिकमिंग एडल्ट, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं अपने आसपास की दुनिया, और उसी में ही उनकी इम्पल्सिविटी बहुत हाई रहती है, जहाँ पे अगर आप बोलो कि ऐसा मत करो या तुमने ऐसा कैसे कर लिया, या उनके साथ वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं, मार रहे हैं, अब्यूज़ हो रहा है, तो दे बिकम वेरी क्रिटिकल इन दैट स्टेज कि जहाँ पे वो सुसाइडल हो सकते हैं। तो जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे फ़ोन नहीं दिया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या मार्क्स कम आए तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। वो सिर्फ एक रीज़न नहीं है, सुसाइड के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, और उसी लिए एक एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना ज़रूरी है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम फिगर आउट कर लेंगे। देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, एग्ज़ाम फिर भी दे सकते हैं, अगर एक साल मिस आउट हो गया कोई बात नहीं, या अब तो गवर्नमेंट ने और भी ऑप्शंस निकाल दिए हैं जहाँ पर आप पूरा साल भी आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर आप MP बोर्ड स्कूल्स में हो, आपका वहीं से ही आप वापस से री एग्जामिनेशन दे दो, जहाँ पर आपका 12th भी कंप्लीट और आपने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर वर्क कर रही है, पेरेंट्स भी उसी तरीके से समझना ज़रूरी है कि ठीक है कोई बात नहीं, बट अगर कंपैरिजन रहता है तो बच्चा अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों से ही कंपेयर करता रहता है, और फिर सोशल मीडिया एक अलग फिर रोल प्ले करता है जहाँ पर वो दिखा रहा होता है कि हाई अचीवर्स को कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उन्हें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, उन्हें रिकग्निशन मिल रहा है, उन्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं। वहीं पर फिर जो लो अचीवर्स हैं उनकी सेल्फ वर्थ डाउन हो रही होती है, एंड दे आर इन कॉन्स्टेंट कंपैरिजन। उसके ऊपर से अगर पेरेंट्स भी क्रिटिकल हो जाएं तो फिर बच्चे के पास बचता क्या है। पेरेंट्स के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस है? आप इन्वायरमेंट सपोर्टिव रखो, इट्स ऑल राइट, बट इतना कि बच्चा खुद से भी कोशिश करे अपनी लाइफ के चैलेंजेस डील करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए कि हाँ ठीक है अगर फेल हो भी गया है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो बच्चे के पास रहेगा कि हाँ माई पेरेंट्स आर देयर। क्योंकि बच्चे उस स्टेज में कई बार ये फिर पेरेंट्स को ही ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए है ही नहीं, इससे अच्छा है कि मेरे दोस्त ज़्यादा बेहतर हैं। वो अपने पीयर सपोर्ट होना ज़रूरी है, बट फिर यही है कि किसी भी वल्नरेबल स्टेजेस में वो जा सकते हैं, वो एडिक्शन का सपोर्ट ले सकते हैं, वो भाग सकते हैं, वो अगर देखें तो कई बार वायलेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस फिर बच्चों में देखने को मिलते हैं। Okay. आप थोड़ा सोल्यूशन की तरफ आते हैं। व्हाट इफ समबडी इज इन देयर 20 और वो कम्प्लीटली स्टक्ड है या ओवरवेल्म्ड है या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, तो साइकोलॉजिकली फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए? पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपने 20s में स्टक फील कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। यू आर इन दैट स्टेज वेर एन यू आर फिगरिंग आउट योर ऑप्शंस अराउंड यू, एंड इट्स ओके वेर एन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स। आप अपने करियर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, क्योंककि देर इज़ कॉन्स्टेंट एक्सपोजर सोशल मीडिया के थ्रू, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि हम देखते हैं कितनी परफेक्ट लाइफ चल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की परफेक्ट लाइफ है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। किसी की एकदम परफेक्ट लाइफ नहीं हो सकती। everyone is figuring out their way, so it's okay if you are feeling stuck, but there are ways जहाँ पर आप अपने आप को उस stuck वाले लूप से निकालने की कोशिश कर सकते हो। Can you give me 3 evidence-based practice जो कि एंजाइटी को रिड्यूस करे और फोकस को इम्प्रोवाइज करे? पहली चीज़, अगर हमें लग रहा है कि हम स्टक हैं, कई बार हम सोचते हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है पर मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। yes. तो
सुबह या किसी भी वक्त आप जो भी आपके लिए टाइम पीरियड हो, आप लिखें एक डायरी में, क्योंकि कई बार हम ब्रेन से जब एक डायरेक्ट डायरी में लिखना चालू होते हैं हमारा ब्रेन फंक्शन प्रॉपरली करना चालू होता है। वहीं पर कि मुझे आज क्या करना है, आज की मेरी क्या प्रॉब्लम है और मुझे आज एक चीज़ क्या करनी है, वो सिर्फ लिखना कि आज मुझे ये वाला टास्क है और अपने एक ही टास्क पर फोकस करना। अगर मान लीजिए कि एक चैप्टर करना है, अब मुझे पूरे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, मैंने प्लान बना लिया कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक ही चैप्टर उठा लिया कि कुछ नहीं, सिर्फ एक चैप्टर उठाऊँ एंड दैट्स इट। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी एक्टिविटी करना 20 मिनट्स के लिए, फिज़िकल एक्टिविटी, वो ज़रूर हो सकता है आपके लिए जिम हो या हो सकता है वॉकिंग हो, क्योंकि आपकी बॉडी बेहतर फंक्शन करेगी व्हेन देयर आर मूवमेंट्स। हल्का फुल्का मूवमेंट रहेगा आपके लिए, आप अपने आप बेहतर फील करोगे। तो a 20-minute walk or a 20-minute any kind of physical activity can help you get out of that stuck loop. And तीसरा, कोई भी एक ही चीज़ उठाना, कि मान लीजिए हमने डायरी कर लिया, हमने वॉक कर लिया, देन नाउ फोकसिंग ऑन जस्ट डूइंग दैट वन थिंग कि मुझे ये दिख रहा है कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे घर के काम भी करने हैं, मुझे अपनी बाकी सोशल एक्टिविटीज़ भी देखनी है, मुझे अपना फ़ोन का कुछ भी करना है। देयर आर सो मेनी एंडलेस थिंग्स टू डू, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपना बेड भी क्लीन नहीं कर पा रहा हूँ। देयर आर डेज जहाँ पर आप अपनी पर्सनल हाइजीन पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उठकर हमने सिर्फ एक शावर ही ले लिया, मे बी दैट कैन बिकम अ मीनिंगफुल हैबिट। और धीरे धीरे कर एक एक टास्क करना। इज जेन ज़ी ब्रोकन or misunderstood or simply adapting to a rapidly changing world? Gen Z is actually not broken. जाहिर सी बात है, there are studies which state कि anxiety Gen Z में काफ़ी बड़ी है और बहुत सारे mental health issues भी पाए जा रहे हैं। बट हम देखते हैं कि हर जनरेशन को लगता है कि पिछली वाली जनरेशन ज़्यादा बुरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जनरेशन के एक अलग चैलेंजेस रहे हैं। जैसे अगर हम देखें जो बूमर्स रहे हैं, उन्होंने पोस्ट वॉर पीरियड देखा है, जहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी देखी, इकोनॉमिक ग्रोथ पर उन्होंने फोकस करा है। ऐसे ही मिलेनियल्स ने इंटरनेट एरा देखा है, धीरे धीरे करके इंटरनेट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उनके अपने अलग चैलेंजेस आए हैं। उसी तरीके से जनरेशनल जेड अपने एक अलग इन्वायरमेंट, डिजिटल अडेप्टेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहा है कि उसने एक प्री स्मार्टफोन, प्री फ़ोन एरा भी देखा है, बट उसी के साथ साथ एक अलग अडेप्टेबिलिटी चल रही है। और उसी चेंजिंग इन्वायरमेंट में ग्लोबल इश्यूज़ भी आ रहे हैं, इकोनॉमिक डाउनफॉल भी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ भी हो रहे हैं। देयर आर काउंटलेस स्टेजेस जो कि प्रॉब्लम में हैं और उसी में वो फिगर आउट कर रहे हैं। तो आई वुड नॉट से दैट दे आर ब्रोकन, दे आर जस्ट फिगरिंग आउट हाउ टू प्रोसेस देयर लाइफ इन दैट स्टेज। अब जनरेशनल अल्फ़ा आएगा जो कि एक पूरा AI ड्रिवन जनरेशन रहेगा, जहाँ उन्होंने बचपन से AI चैटबॉट्स देखे हैं, फ़ोन देखे हैं, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, तो उनके कुछ अलग चैलेंजेस आएंगे। अभी रिसर्चेस उस पर हो रही हैं, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि अटेंशन उनका भी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो चैलेंजेस अपनी सबकी जनरेशन में हैं, बट ये वाली जनरेशन अभी अपने चैलेंजेस को देख रही है। बट आई वुड नॉट से कि दे आर ब्रोकन, दे आर ऑल्सो बिकमिंग मोर मेंटली अवेयर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। उन्हें ग्लोबल सिनेरियोज़ का काफ़ी पता है, वो अपनी हर एक चीज़ अडेप्टेबिलिटी उनकी काफ़ी बड़ी हुई है, स्किल डेवलपमेंट पर भी वो फोकस कर रहे हैं। दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। तो वही सारे ट्रांजिशन होने में अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ भी रहे हैं तो दे नो अबाउट इट और उस चीज़ पर वो वर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन में काफ़ी लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
बिल्कुल और ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो बेटर है कि हम उस चीज़ पर, अगर हमें पता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल मीडिया अगर लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ भी फोकस कर रहे हैं या अपने अलग अलग पैटर्न्स भी समझ रहे हैं, तो ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि हमेशा नहीं है कि आप डिप्रेस्ड हो या आप एंजाइटी से डील कर रहे हो या आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, या लोग बोलते हैं अरे मुझे तो OCD है सफाई का। इट्स अ डिसऑर्डर, दीज आर क्लिनिकल इश्यूज़। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दीज आर टू पेनफुल फॉर यू, सो इट्स ओके टू गो एंड गेट हेल्प, to go and talk to someone. सना, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो पाएंगे और इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद लोग अपनी लाइफ को एक्चुअली इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। Thank you so much, Sarham, for inviting me, and it's been a great discussion. बहुत अच्छा लगा, and it's a great podcast which you are actually doing. Thank you. Thank you. तो आज की कॉन्वर्सेशन का इम्पॉर्टेंट टेक अवे ये है कि जेंजी ब्रोकन नहीं है। शायद वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर रही है जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा हैं, कंफ्यूजन ज़्यादा हैं, लेकिन आंसर्स कम हैं। अगर आप भी अपने 20s में हो और कभी कभी लो फील करते हो तो आप शायद अकेले नहीं हो। शायद आप लाइफ के उस फेज में हो जहाँ पे क्वेश्चंस तो ज़्यादा हैं लेकिन आंसर सही में बहुत कम है। अगर इस एपिसोड का कोई भी पार्ट आपको पर्सनली टच करे तो इसको सेव करें और शेयर करें अपने एक ऐसे दोस्त के साथ जिनको ये सुनना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। This was another conversation where we try to understand life a little better. Thank you.